वंदे मातरम को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और सरकार के बीच अब ठन गई है। 2005 से हर महीने की पहली तारीख को मध्य प्रदेश सरकार के सचिवालय यानी कि मंत्रालय में वंदे मातरम गायन से कामकाज की शुरुआत होने की एक परंपरा चली आ रही थी, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही अब इस परंपरा पर भी रोक लग गई है। यानी कि कल 1 जनवरी को पिछले 13 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि वंदे मातरम गाया नहीं गया। सरकार का कहना है कि इसे नए रूप में हम लागू करेंगे, लेकिन विवाद गुजरात में भी है। गुजरात के स्कूलों में अब यस सर या प्रेजेंट सर की जगह अब जय हिंद या जय भारत बोलना होगा। गुजरात में बीजेपी सरकार है, कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, बीजेपी ने वंदे मातरम पर रोक का विरोध किया है। हालांकि सरकार का कहना है कि वंदे मातरम पर रोक लगाना कोई एजेंडा नहीं है। तो अब सवाल ये है कि वंदे मातरम कांग्रेस के लिए क्या कम्युनल है? मंदिर मंदिर जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम गायन हो या जय हिंद बोलना हो, देशभक्ति से किसे डर लगता है साहब? सवाल यह भी है कि देशभक्ति पर चोट से क्या 2019 में वोट मिलेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल ये कि स्कूलों में जय हिंद और जय भारत बोलकर क्या देशभक्ति सिखाना मजाक है? इन मुद्दों पर बहस के लिए पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। खास मेहमान मेरे साथ हैं कि मैं आपका परिचय उनसे करा देती हूं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं प्रेम शुक्ला, बीजेपी की तरफ से स्पोक्स पर्सन है। आशुतोष मिश्रा मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। देश रतन सिंह आरएसएस सपोर्टर मेरे साथ हैं। अनुराग भदौरिया स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, ये भी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़े हैं। और मौलाना अब्दुल रहमान आबिद मुस्लिम स्कॉलर स्टूडियो में मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इस चर्चा में शामिल होंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ और डिबेट की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन आशुतोष मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहती हूं। वंदे मातरम ये ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है, मुझे कहने में बहुत फक्र महसूस होता है, अपने देश को लेकर एक भावना महसूस होती है मुझे। फिर इस वंदे मातरम पर भी अगर पॉलिटिक्स हो रही है तो भाई सवाल तो उठेगा क्यों? आखिर इसे आप पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों इस पर आखिर आपत्ति है? आपत्ति तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं है और हर भारतीय वंदे मातरम कहने में गर्व महसूस करता है। यहाँ पे जो आप बात कर रही थी अभी राजनीति की, तो राजनीति असल में इसमें भाजपा करती है। अच्छा, और इसकी वजह दो है, एक है मानसिक या मनोवैज्ञानिक और एक ऐतिहासिक। अगर आप जो है इतिहास देखें तो जब सारा देश अंग्रेजों के खिलाफ जो है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, तब इनके जो है नेता जो है या तो अंग्रेजों के माफीनामा लिख रहे थे या कुछ पे तो मुखबरी का भी जो है आरोप है। तो इनको ये लगता है कि अब इनकी समझ में नहीं आता कि देशभक्ति वो आम आदमी में एक जो है नेचुरल है, उसको जो है देशद्रोही बनाना पड़ता है। जो एक नॉर्मल नागरिक होता है वो पैदा होते ही जो है देशभक्त होता है। उसको अपनी देशभक्ति जो है किसी नारे से या जो है किसी इस तरह की चीजों से दिखानी नहीं पड़ती है। तो लेकिन क्योंकि इन पे आरोप है तो इनका इतिहास उल्टा है, तो ये हर वक्त ये दिखाना चाहते हैं कि ये देशभक्त हैं और इसलिए ये इस छोटे मोटे नारेबाजी करके और अपने सारे जो है पापों को धोना चाहते हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं है, वरना वंदे मातरम हर हिंदुस्तानी को जो है। प्रेम शुक्ला जी सुना आपने क्या कह रहे थे आशुतोष मिश्रा? दरअसल वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स तो आप लोग करते हैं, आप लोगों ने इसे अपना एजेंडा बना लिया है, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, दरअसल आशुतोष मिश्रा का मानसिक इलाज कराए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है पुकपुरी करते थे। भैया, भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ है, भारतीय जनता का गठन 1952 में हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो गठन में थे भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनसंघ के। तो नहीं, मुझे आप बीच में बोलिए मत मिश्रा जी, आपके बीच में मैंने बिल्कुल आप लगातार जो है ठीक है सर, सबसे पहले अनर्गल बात करते रहे, फिर भी मैं आपको सुनता रहा। बोलिए प्रेम सर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए कहीं से भी वंदे मातरम इस देश में राष्ट्रीयता की प्रेरणा देने वाला मंत्र रहा है। और आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोगों ने, ठीक है, कांग्रेस जो स्वतंत्रता पूर्वी कांग्रेस थी, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, इटालियन कांग्रेस नहीं थी वो, उसमें जब वंदे मातरम गाया जाता था, प्रेरणा देता था, जय हिंद प्रेरणा देने वाला है, तो आज आपको आपत्ति क्या है? यदि सचिवालय के कर्मचारी वल्लभ भवन में महीने के पहले सोमवार के दिन यदि वो वंदे मातरम गाते हैं, तो क्या सचिवालय के कर्मचारियों को आपत्ति थी? क्या सचिवालय के कर्मचारी वंदे मातरम नहीं गाना चाहते थे? क्या किसी ने शिकायत की थी? फिर आप वंदे मातरम, एक बार राहुल गांधी जो है मंच से वंदे मातरम बंद करा देते हैं। क्या आपका ये इलेक्शन एजेंडा था? क्या आप इस आधार पर चुनाव जीत कर आए हैं कि हम वंदे मातरम बंद करा देंगे? वंदे मातरम बंद कराना ये स्पष्ट तौर पर
आपका राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति, राष्ट्र प्रेम के प्रति आप में जो द्वेष का भाव है, घृणा का भाव है और राष्ट्रद्रोही तत्वों को प्रेरित करने का जो आपका हमेशा से एजेंडा रहा है, उसका ये प्राकट्य है। ठीक है, अनुराग भदौरिया, आपका रिएक्शन सबसे पहले इस पर। वंदे मातरम, सालों से परंपरा चल रही थी कि मंत्रालय के बाहर जो पार्क है वहां पर वंदे मातरम 1 तारीख को होता था, लेकिन वो पहली बार नहीं हुआ है। फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या लगता है, आपको सही है या गलत? मुझे लगता है कि हमारे अपने देश को देशभक्ति किस प्रकार से कोई जाहिर करता है, चाहे वंदे मातरम करके गाए, चाहे वो सारे जहां से अच्छा करके गाए, चाहे जय हिंद बोल के गाए, चाहे भारत माता की जय लगा के गाए। भारत अगर उसके अंदर राष्ट्रभक्त है तो उसको बहुत ज्यादा किसी भी रूप में अपना गा सकता है, किसी भी रूप में मना सकता है, क्योंकि भक्ति होना जरूरी है। अब दिक्कत सारी आती है जहां चूंकि आरएसएस के लोगों ने हमेशा राष्ट्र के अगेंस्ट में रहे हैं, तो होता है नया आदमी जब किसी में शामिल होता है, जैसा मान लो समाजवादी पार्टी छोड़ के कोई बीजेपी में जाए मान लो, तो सारा दिन वो गुणगान करेगा बीजेपी, क्योंकि उसको दिखाना है कि हम बीजेपी के खास हैं। इसी तरह से दूसरी पार्टी में कोई जाता है तो दिखाना, इसलिए आरएसएस को दिखाना पड़ रहा है कि हम राष्ट्र के हैं, हम राष्ट्र के, हमें दिखाना नहीं है। अनुराग भदौरिया, मैं तो ये कह रही हूँ कि वहां पर वंदे मातरम सालों से होता रहा था, पहली तारीख को पहली बार नहीं हुआ है। ये आपकी नजर में सही है? मतलब ये फैसला लेना इतना जरूरी था क्या? इसको बंद करना इतना जरूरी था? मैं आपको स्टैंड जानना चाह रही हूँ अनुराग भदौरिया। मैं आपको सीधा से बोल रहा हूं ना, कोई चाहे वंदे मातरम गाए या सारे जहां से अच्छा गाए या जय हिंद बोल के गाए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जरूरी था? चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जरूरी था, ये होना चाहिए था। आप ये जरूरी था या नहीं था, हम कहते किसी भी रूप में कोई अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, कोई जरूरी नहीं। देशरतन जी भी मेरे साथ है, आरएसएस सपोर्टर है, कोई जरूरी देशरतन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा मान लिया जाए कि चुनाव बहुत नजदीक है, इसीलिए ये तमाम तरह की चीजें होंगी और पॉलिटिक्स का हिस्सा अब राष्ट्र प्रेम भी होगा, और इसीलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। एक तरफ यस सर और प्रेजेंट सर पर रोक लगाकर उसको जय भारत और जय हिंद में तब्दील कर दिया गया, तो दूसरी तरफ वंदे मातरम से ही ऐतराज है। ठीक है अनुराग, आऊंगी आपके पास। अनुराग भदौरिया, मैं आऊंगी आपके पास। बच्चे को दूध नहीं मिले और हम भारत माता की जय बोले। अनुराग भदौरिया, आऊंगी आपके पास, एक एक कर पहले सबसे रिएक्शन में ले लेती हूँ, फिर आऊंगी आपके पास। बोल रहे हैं आप, मिल जाए असली भारत माता की जय वो होगी बस। ठीक है, ठीक है, हो गया। नौकरी मिल जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर पाए। अनुराग भदौरिया, बारे में भारतीय जनता पार्टी आपके पास जब आऊंगी तब आप बोलिएगा। मैं आपको कह रही हूँ आपका ऑडियो मुझे डाउन कराना पड़ेगा। छोड़िए, हकीकत देशभक्ति की बात कीजिए जिसपे भारतीय जनता पार्टी देशरतन सिंह, अच्छा, देशरतन निगम मैडम, माफ करिएगा, देशरतन निगम। मैं पहले ये बड़ा साफ कर दूं कि जैसे ही सत्ता में आए रंग दिखाना शुरू कर दिया, किसानों पे लाठीचार्ज शुरू हो गया, और वंदे मातरम जो कि एक परंपरा चली आ रही थी उसको रोकने से क्या मिलता है आपको, ये मुझे बताइए। जो एक चली आ रही परंपरा उसमें गाइए और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आके आपने बंद कर दिया। एक राष्ट्र को आप एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जहां से कुछ ऑब्जेक्शंस आए थे कि हम गाएंगे नहीं, जबकि जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था सभी कम्युनिटी ने ये गाना गाया और जोश से गाया, और उसको मादरे वतन के नाम से भी जाना जाता है अगर आप देखें उस वक्त के लोगों ने और कवियों ने इसको बोला। और ये जो राजनीति कर रही है इसको कम्युनलाइज कर रही है कांग्रेस, और आरएसएस के ऊपर जो लोगों का आदत है एक तरीके का लांछन लगाना, कहीं भी किसी भी कोर्ट या कहीं पे भी आज तक ये साबित नहीं हुआ है जो इन लोगों ने लांछन लगाए हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने पार्ट लिया 1942 में, अरुणा आसफ अली को अगर आप पढ़ेंगे तो किस तरह से उनको बचाया, मेरठ में किस तरह से झंडे जब वो चढ़ा रहे थे स्वयंसेवक उन पर गोली चलाई गई, दादर नागर हवेली पे जो उन्होंने अटैक करके उसको जिताने की कोशिश करी, और साथ में सेना के साथ जो हिस्सा लिया गोवा की लड़ाई में उसको लिबरेट करने के लिए, जो हैदराबाद के उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, ये सब भूल गए, ये नहीं याद करना चाहते हैं। और इनका सिर्फ ये काम है कि देश को आप डिवाइड करें, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, और इनके हाथ में कुछ नहीं है, जो चीज अच्छी चल रही है उसको रोक दीजिए। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद, आपका क्या स्टैंड है इस पर? आखिर वंदे मातरम से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? सालों से अगर कोई परंपरा चली आ रही है तो इस तरह से उसे रोका क्यों गया? आप ही ने कहा अभी थोड़ी देर पहले जब आप कह रही थी, मैंने नोट कर लिया कि 2005 से बीजेपी सरकार आने के बाद ये परंपरा मध्य प्रदेश में डाली गई। उससे पहले तो ये परंपरा नहीं थी। क्या उससे पहले ये देश और मध्य प्रदेश आजाद नहीं था, स्वतंत्र नहीं था क्या? दूसरी बात, आजादी के टाइम से ही वंदे मातरम गान पर, गीत पर
मुस्लिम कम्युनिटी को एक एतराज है कि भाई इससे हमारी मजहबी जो अकीदा है हम उससे कहीं टकराती हुई चीज महसूस होती है, तो वो इसीलिए वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगान जनमन गण है। सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने देश के लोग हैं वो सब गाते हैं उसको। तो आप एक नई चीज ऐसी क्यों लाना चाहते हैं कि जिससे समाज में टकराव की सूरत हाल हो? आप राष्ट्रगान क्यों नहीं पढ़वाते? मैडम मुझे बात, सबको आप बीजेपी को आरएसएस को आप इंटरप्ट नहीं करते बीच में। मुझे पूरी बात कहने दीजिए, बाद में आप कीजिएगा क्रॉस क्वेश्चनिंग जो भी करना है। मुझे पूरी बात पहले कहने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए आप वो टकराव पैदा करने वाली क्यों चीजें लेके आते हैं, क्यों ऐसी परंपरा डालते हैं? फिर दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, असल ये खेल क्या है? अब जब चुनाव शुरू होने जा रहा है तो कल जो है आपने देखा, कल एक दूसरा, अरे यजीद क्या, आप तो शैतान स्तर पर लेके मत आइए इस डिबेट को। अगर आपके खून में जो है वो नापाकी घुसी हुई है तो इसका इलाज मैं नहीं कर सकता, ना ये जी न्यूज वाले कर पाएंगे। आप उसको गंगा स्नान कीजिए 101 बार तो शायद कुछ जो है पाकी आ जाए आपके खून में, वो नहीं निकल सकता आपके खमीर में से। देखिए जितने 2014 के इनके वादे थे, 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, काला धन लेके आएंगे, 15 लाख हर आदमी को देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, स्वास्थ्य अच्छा कर सबका देंगे, हम सबको जो है शिक्षा बिल्कुल फ्री कर देंगे, बहुत अच्छी कर देंगे। एक वादा इन्होंने पूरा नहीं किया सिवाय चोरी चकारी करने के, थर्ड ग्रेड के जो बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बैठ करके नफरत का जहर फैलाते हैं। ये उसको समझ रहे हैं कि देश की जनता जो है इनके ठगने में आ जाएगी। आपको धूल चटाने वाली है इस देश की जनता। बस 125 दिन का इंतजार कर लीजिए, 125 करोड़ जनता आपको असलियत बता देगी आपकी। फिर उसी बात को गालियां बको, इस मौलाना को ब्लेच को में गालियां बकना शुरू किया गया था, तो उन्होंने किसी चीज को बदला तो नहीं ना? यहाँ तो क्यों नहीं बदला? अरे क्यों नहीं बदला? क्यों? आप जनगण मन शुरू कीजिए ना उसकी जगह, आप क्यों वो करते हैं? देखिए ये फर्जी राष्ट्रभक्ति के नारे लगाते हैं, ये गाय के नाम पर लोगों को मारते हैं, ये गाय के नाम पर, जानवर के नाम पर इंसानों का कत्ल कराते हैं और फिर खड़े होकर बेहयाई के साथ उनको समर्थन करते हैं। और ये बेईमानी करके हिंदू और मुसलमानों को इस देश में जो है अराजकता का शिकार बनाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार बुलंदशहर में कोई मौलाना नहीं था, वो मुसलमान नहीं था, वो इस देश की और प्रदेश की पुलिस का एक जाबाज इंस्पेक्टर था, जिसने आपकी एक बहुत बड़ी साजिश को उसने नाकाम किया है। अपनी जान लेकर के उसने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन देश और प्रदेश को जलाने की आपकी साजिश को नाकाम किया। आपकी पीड़ा असल में ये है। इस बात पर अब मेरे सवाल का जवाब नहीं है तो तमाम तरह की चीजें मत यहाँ पर आप इंक्लूड करिए, क्योंकि हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। आप तमाम क्यों थोपना चाहती हैं? आप बीजेपी आरएसएस की प्रवक्ता हैं क्या? सर माफ कीजिएगा, आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं क्या? मैं कौन हूँ ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको भी पता है। आप क्यों थोपना चाहती है मुझ पर? मैं आप पे कहाँ थोप रही हूँ, आप मुझे बताइए। मैं तो सब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपको आपत्ति है क्या? और एक बात बताइए, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और ये जैसे राष्ट्रद्रोही बैठे हुए हैं चक्कर में, ऐसे लोगों को ये जनता में किनारा अभी देखना, इनको लगाया कि दिखाएगी किनारा। मुझे पहले बता दीजिए, मोदी ने कल कहा सबक सीखो। मैं जो पूछूंगी वो आपको जवाब नहीं देना। मिस्टर मोदी ने कल जो कहा उनके चेहरे पे जो हवाइयां उड़ रही थी उसको पढ़ो और सबक सीखो। रहने दीजिए, ऐसे लोफरों को क्यों जमा कर लेते हैं? आप उतना ही बोलेंगे और हर बार आप वही बोलते हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। रहने दीजिए, वाले आदमी को इसी भाषा में समझ में आता है जवाब। थोड़ा सा मैं कहूंगी, मैं चाहूंगी भाषा का मर्यादा का। यजीद की औलाद वो क्या कह रहे हैं? यजीद को बकवास करने जा रहे हैं और आप मुझे प्रवचन दे रहे हैं। नहीं, वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं और आप मुझे दे रहे हैं प्रवचन। अपनी भाषा का आप शब्द को रोकिए पहले, बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तू कर रहा है मौलाना, जानती है यजीद क्या होता है? मौलाना बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी तेरी खानदान में, तेरे रक्त में यजीद है, तेरे रक्त में यजीद है, तेरे रक्त में यजीद है। तू बड़ा की भाषा में बोल रहा मौलाना, ये चवन्नी छाप मौलाना को आप देशद्रोही बोला, प्रधानमंत्री बोला, भाजपा ये कहाँ से किस ये सड़क छाप गटर के आपको कहाँ से लाई? नाले के कीड़े से कहाँ से पकड़ के ले आई? आगे क्यों? ये यजीद की औलाद है, ये यजीद की औलाद है, बदतमीज की औलाद है। बम्बई जो है अरे वही किया है ना, बम्बई की सड़कों पे खड़े होकर जूता पैदा करते रहे हो ना जिंदगी भर, वही तुम्हारे खून में घुसा हुआ है।
रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक सेकेंड। प्रेम शुक्ला जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, भाषा का इस्तेमाल। कोई डिबेट ऐसी जाती है तुम्हारी जिसमें बदतमीजी किसी के साथ भी, कोई एक डिबेट तुमने ऐसी जिसमें बदतमीजी, आप किसी सड़क, आप दोनों किसी सड़क पे खड़े होकर बहस नहीं कर रहे हैं, एक चैनल पे बैठे हैं, नेशनल चैनल पे बैठे, थोड़ी शर्म करिए, डिबेट करने की। एक सेकेंड, एक सेकेंड, प्रेम शुक्ला जी, गटर छापो, गटर के कीड़े हो यार, ये गाली देगा ये माफ करिए, मेरी पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि दोनों का ऑडियो डाउन करिए आप, प्लीज दोनों का ऑडियो डाउन करिए। ये इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कम से कम इस डिबेट में नहीं होगा। आप दोनों से मैं गुजारिश कर रही हूँ और आप दोनों से मैं फिर बोल रही हूँ, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। कम से कम आप ये देखिए, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। चलिए बहस को आगे बढ़ाते हैं। अब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल फिर से ना हो, इस बात का दोनों को ही ख्याल रखना होगा। आशुतोष मिश्रा, मुझे ये बताइए, क्या इस तरह के फैसले वाकई थोपे नहीं जाते? अगर हम बात करें कि अगर यस सर प्रेजेंट सर की जगह हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देशभक्ति है और देश की भावना अगर उनके मन में जगाई जा रही है, लेकिन सालों से बच्चे यस सर और प्रेजेंट सर बोले जा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह उसकी जगह पर जय हिंद और जय भारत, ये फैसला अच्छा है, इस पर सवाल नहीं है, लेकिन क्या ये थोपने वाली पॉलिटिक्स नहीं है? देखिए, ये बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये इन लोगों की जो है एक फासिस्ट थिंकिंग है, जिसमें ये अपना मतरोपण यानी इंडोक्ट्रिनेशन में विश्वास करते हैं। तो हम आज की दुनिया में बच्चों को सिखा रहे हैं कि वो अपना चुनाव अपने खुद करें। उनको वी आर गिविंग देम फ्रीडम टू चूज, और ये चाहते हैं कि बच्चों पे जो है चीजें थोपी जाए। अब ये देखिए, ये खासकर हिंदी भाषी प्रदेशों में बहुत जगह यस सर नो सर नहीं कहते, श्रीमान हाजिर या श्रीमान उपस्थित भी कहते हैं। और ये जो नारे हैं, जय भारत, जय हिंद, ये सुबह की असेंबली के बाद, परेड के बाद तो अच्छे लगते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, इंदिरा गांधी कहती थी जय हिंद, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा कि आम आदमी जो होता है वो स्वाभाविक रूप से देशभक्त होता है, तो उसको ये कहने की उसको देशभक्ति सिखानी पड़ेगी। वंदे मातरम पर भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, वंदे मातरम पर भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, वहां किसी से जबरदस्ती तो की नहीं जा रही है, जिन लोगों को वंदे मातरम बोलना है वही लोग वहां आते हैं। शरीन, आप एक फर्क देखिए कि एक चीज होती है फ्रीडम ऑफ चॉइस, आप देशभक्त हैं, ये आपको कहीं प्रूफ नहीं करना है, ये मान के चला जाता है कि हर हिंदुस्तानी देशभक्त है। और दूसरा होता है कि आप पे थोप दिया जाए। अब आपने अगर ऑफिस में ये नियम लगा दिया कि कोई, जैसे कि अभी कोई एक प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या वहां पे कोई सर्वे हुआ कि लोग नहीं गाना चाहते, तो जब ये आप शुरू कर रहे थे तब भी तो सर्वे नहीं किया था ना, तब तो आपने एक आदेश लगा दिया कि भाई ये होना चाहिए। और सरकारी नौकर, उसको अपनी नौकरी वो जो है दिखानी है, देशभक्त है, तभी तो सरकारी नौकरी कर रहा है, तो वो आके गा देता था। तो देश रतन निगम जी, अब चूंकि मौका ऐसा है कि बहुत कम वक्त बचा है इलेक्शन में, तो क्या ये माने कि जब जब इलेक्शन आते हैं तो इस तरह के मुद्दे बहुत फलते फूलते हैं, और उसी तरह से ये मुद्दा भी अब आगे बढ़ रहा है, और इलेक्शन को देखते ही ये मंशा है और ये चीजें जो है वो लागू करने की कोशिश की जा रही हैं? देखिए, पहले एक थोड़ा सा सवाल वंदे मातरम पे जो मौलाना जी से, एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, अगर गाने और नाचने से इतनी ही दिक्कत है तो शाहरुख खान, सलमान खान, इनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी होता? ये आज तक सर वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। आज हम वंदे मातरम पर बात कर लेते हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। शाहरुख खान और सलमान खान और आमिर खान की फिल्मों को इस्लामी फिल्में नहीं बताता। मैं उनकी पूरी बात सुन लूं, जो है वो इस्लामी शरीयत के खिलाफ है, और पूरी बात सुन लेते हैं, आप फतवा लेने जाइए, वो देंगे मुफ्ती फतवा। यजीद की औलादें विरोध करेंगी, ये कोई इस्लामिक कंट्री है क्या? कोई फतवा नहीं जारी करता। फिर दीजिए ना, ये बदतमीज आदमी फिर शुरू हो गए। देखिए, मौलाना बैठा है, पड़ी है, और मौलाना गालियां बक रहा है। क्या होता है आपको पता है? क्या बक रहे हो? कह रही हूं ना, ये मौलाना क्या बक रहा है? रखिए सड़क पे, क्या बक रहे हैं? नाली के कीड़े को बैठा रखिए, गालियां बकता है यहाँ बैठ के। सुनने दीजिए, लोग उनको सुन रहे हैं ना, आप क्यों फिर उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? और प्रेम शुक्ला जी, बार बार आप भी फिर वही बात कर रहे हैं। बहस नहीं होने देना चाहते तो आप पहले बता दीजिए। नहीं, शुरू उसने किया, मैंने नहीं शुरू किया। शुरू किया, अब उसने गाली खिलाने बताती है। जी न्यूज हमको गाली खाने के लिए बुलाता है, जी न्यूज हमको गाली खिलाने के लिए। ये दिमाग का यजीद की औलादों को बुलाता है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इज्जतदार लोगों से बदतमीजी करेगा तो सुन ले कान खोल के, ये बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे कानूनी रास्ते
तुम्हें जेल का पानी भी पिलवाने जाएंगे, याद रखना इस बात को। तुम हर डिबेट में बैठ करके लोगों के साथ देश रतन जी बात पूरी करिए। देश अरे यजीद की औलाद तू है। जी जी जी। अरे भाई कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। देश रतन निगम जी बात पूरी करिए अपनी। देखिए ये जो स्कूलों में जो जय हिंद और जय भारत की बात है, ये शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है, और ये बच्चों में ये परंपरा अगर पड़ती है तो कोई गलत बात नहीं है। हम लोगों में नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि चुनावी मौसम में ऐसे मुद्दे बहुत फलते फूलते हैं, तो क्या उसी तरह से इसको भी देखा जाए? देखिए नहीं, मैं नहीं समझता हूं इसको देखना चाहिए उस तरह से। इसका टाइमिंग जो भी हो, लेकिन चीज अच्छी है, शुरुआत बहुत अच्छी है, और ये स्कूलों में होना चाहिए। जो आपकी कॉलोनियल डेज से और अंग्रेजों के समय से जो मेंटेलिटी चली आ रही है सर बोलने की, वो जानी चाहिए। और अगर जय हिंद जय भारत आता है, मुझे तो अच्छा लगता है कि अगर कोई बोलता है जय हिंद जय भारत क्लास में। काश हमारे वक्त में भी स्कूलों में ये होता, और हम में शायद आज की जनरेशन में और भी ज्यादा देशभक्ति होती। अनुराग भदौरिया आऊंगी सर आपके पास, एक सेकंड सर, मैं आऊंगी मौलाना सर आपके पास आऊंगी, अपनी बात रखिएगा एक सेकंड मौलाना आबिद। भक्ति आती है तो फिर ये बीजेपी वाले, ठीक है, रोजाना बजरंग दल वाले, ये वीएचपी वाले, ठीक है, चलिए भारत और जय भारत। अनुराग भदौरिया मुझे ये बताइए, देश को जलाओ। अनुराग भदौरिया कहाँ गई फिर वो देशभक्ति? अनुराग भदौरिया मुझे ये बताइए कि चुनाव हो जाते हैं, आपके दावे और वादे ये सब तो बहुत पीछे चले जाते हैं, लेकिन आप आए तो आप हमारी उनकी परंपरा को बदलिए, वो जब थे तो वो आपकी परंपरा को बदलिए, बस यही रह जाता है इलेक्शन के बाद। फिर देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ऐसा लगने लगा है कि 2019 का इलेक्शन उनके हाथ से निकल गया है। अब वो इस चीज को पहले उन्होंने धर्म और जाति को आगे किया, अब राष्ट्रीयता की बात करना चाहते हैं जो इनसे कोसों दूर है। ये हमेशा किताबी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, धरातल राष्ट्रभक्ति की बात नहीं करते हैं। दो तरह की राष्ट्रभक्ति होती है, किताबी राष्ट्रभक्ति, ये किताबी बातें करते हैं। सर आपने राष्ट्रभक्ति को भी बांट दिया। वो करें, एक होती है धरातल की राष्ट्रभक्ति। सुनिए, धरातल राष्ट्रभक्ति होती है कि जब एक माँ का बच्चा भूखा सो रहा हो, उस बच्चे को दूध मिल जाए, वो ज्यादा राष्ट्रभक्ति है। हम वंदे मातरम का गाना गा रहे हो और बिना दूध के उसका बेटा मर जाए और मेरे आंख के सामने मर जाए और हम जिंदाबाद भारत माता का नारा लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन तो मुझे लगता है ये राष्ट्रभक्ति नहीं हुई। है तो वंदे मातरम पर आखिर आपत्ति कैसी? चुनाव के बाद जब सरकारें बदलती हैं तो परंपराओं को बदलने का भी एक दौर शुरू हो जाता है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है, और यही चीजें हम देख भी रहे हैं और इसी पर हम बहस भी कर रहे हैं। आशुतोष मिश्रा, आप कह रहे थे कि ये सही हुआ वो गलत हुआ। मुझे ये बताइए कि इलेक्शन के टाइम पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब रिजल्ट आ जाते हैं, जब सरकार बन जाती है, सरकारें बदल जाती हैं, तो सिर्फ ऐसी ही चीजें क्यों होती है? और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, क्या वंदे मातरम को भी अब कम्युनल बना दिया है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने कैसे कम्युनल बनाया, ये तो मेरी बात अभी तक समझ। तो आपत्ति तो सर तब उन्हीं को है ना। दोषारोपण क्यों कर रही हैं बार बार? सर आपत्ति जिनको होगी, मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगी। नहीं हूं, लेकिन जब मैं इनको देख, जो आप जैसे अभी आप बता रही थी कि ये कोई परंपरा थी नहीं, ये 2005 में भाजपा की बनाई हुई परंपरा थी। तो ये परंपरा कोई ऐसी तो थी नहीं कि ये जो है आजादी के समय से आ रही थी, तो ये एक पार्टी का थोपा हुआ आदेश था। तो ये जो है उसमें कम्युनल अगर कोई बनाएगा इसको, तो फिर तो जो है भाजपा ही बनाएगी। हाँ। क्योंकि कोई इसमें किसी को अपोज नहीं कर रहे हैं, और अभी भी वो कह रहे हैं कि हम इसको दूसरी तरह से लाएंगे। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है और ये इसमें कोई कम्युनल एंगल है। तो ये एक मिथ्या दोषारोपण करना है। आप मुझे समझा दीजिए, शायद आपको ज्यादा पता होगा कि वो कह रहे हैं कि हम इसे एक नए तरीके से लागू करेंगे। कौन सा वो तरीका है सर? वंदे मातरम और देशभक्ति जो अपनी बार बार दिखाना है, ये हर भारतीय नागरिक जो है जब से पैदा होता है तब से देशभक्त होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिसको ये मानसिक बीमारी हो कि भाई उसको ये लगता है कि मुझे अपनी देशभक्ति, आप कह रहे हैं एक नया तरीका, एक नया रूप, ये एक फासिस्ट थिंकिंग क्या होता फिर इसका क्या होने वाला है? मतलब मैं जानना चाह रही हूँ जो है मैं अपनी नेशनलिस्ट दिखाने की कोशिश करता है। अब देखिए, ये तो सरकार ही बताएगी ना, मैं सरकार का हिस्सा तो हूं नहीं। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार ही बताएगी कि वो कैसे करेगी। मैं तो ना तो कांग्रेस का हिस्सा हूं ना मध्य प्रदेश सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते मुझे ये कहते हुए कोई मतलब इसमें गर्व महसूस होता है कि ये जो है हर प्रेम शुक्ला जी कांग्रेस तो ये भी कह रही है, और प्रेम शुक्ला जी कांग्रेस ये भी कह रही है कि भाई हम इसे बंद नहीं कर रहे हैं, एक नए तरीके से इसको शुरू करेंगे। तो फिर नए तरीके से शुरू करेंगे तो फिर क्या दिक्कत है इसमें?
मतलब वंदे मातरम अगर होगा, नए तरीका हालांकि क्या होगा वो हमें भी नहीं पता। जी देखिए श्रीन, दो तीन बिंदु आपके बहस में उभर कर आए। एक तो आशुतोष मिश्रा जी ने सेकंड सेगमेंट में ये कहा कि जो फांसीवादी है वो जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम लादना चाहते हैं। इसका मतलब वंदे मातरम फांसीवादियों का नारा था, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के बाद लगातार जो कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन में 47 के पहले थी, वो सारे लोग फासिस्ट थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जय हिंद बोलने वाले फासिस्ट थे, जय भारत बोलने वाले फासिस्ट थे। ये आशुतोष मिश्रा जी का निष्कर्ष है। दूसरा मुद्दा आबिदी जी ने उठाया। आबिदी जी का ये मुद्दा है। शुक्ला जी, आप गलत कह रहे हैं शुक्ला जी, मैंने ये शब्द कहे नहीं, आप बात को घुमा फिरा नहीं, आपने कहा फांसीवादी लोग लादना चाह रहे थे। आप दूसरे सेगमेंट में आपने कहा कि फांसीवादी लोग लादना चाहते हैं, तो जय हिंद नहीं आपने कहा। फिर तो आप याद कर लीजिए शिरीन जी, आप इनको रिवाइंड करके दिखा दीजिए। इन्होंने सेकंड सेगमेंट में कहा फांसीवादी फांसीवादी फोर्सेज जो है, फांसीवादी फोर्सेज वंदे मातरम उनका नारा था, फांसीवादियों का नारा था। मौका दूंगी आशुतोष, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। प्रेम शुक्ला को पूरा सुन लेते हैं। मैं आपको सुन रहा था आशुतोष जी। दूसरा, यहाँ मौलाना ने कहा कि राष्ट्रगीत जो है संविधान सभा में राष्ट्रगीत के तौर पर वंदे मातरम को मान्यता है। आप भारत के संसद में वंदे मातरम गाया जाता है, वंदे मातरम विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में गाया जाता है, उसको स्वीकारा गया है। उसको स्वीकारे जाने के बावजूद वो चूंकि एक कौम विशेष के कुछ लोग, ए.आर. रहमान क्या छोटे मुसलमान है क्या आबिदी जी की तुलना में? उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है क्या? वो मुसलमान नहीं रह गए क्या? वंदे मातरम वो गाते पूरी दुनिया में ए.आर. रहमान की धुन और उनके गाए गीत को सुना जाता है, तो क्या वंदे मातरम गाने के कारण वो मुसलमान नहीं रह गए क्या? ऐसा फतवा है क्या कहीं से? और क्या इस फतवे को स्वीकारा गया है क्या? तो किसी को आपत्ति नहीं है। और कांग्रेस अगर पहली तारीख को यदि गाया जाता था, उसमें क्या फॉर्मेट पे आने वाली नहीं, क्या पूर्ण वंदे मातरम गाएंगे? जो इस तरह का कोई फॉर्मेट पे आने वाले हैं, तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि उनको जो है। और तीसरा मुद्दा कि आपके चैनल पे बैठकर यदि मौलाना आबिदी लगातार भाजपा को, संघ को गालियां देंगे, तो क्या हम गाली खाने के लिए आपके चैनल पे बैठते हैं? ये भी स्पष्ट कर दीजिए। कल गाली खाने के लिए मुंह में कान बंद करके आया करें, वो लगातार गालियां बतेंगे तो क्या मैं प्रत्युत्तर नहीं दूंगा? ठीक है, चलिए। नहीं, फिर मुझे प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए और आप मेरी आवाज बंद कर देती है और आबिदी की आवाज चालू रखती है। सर नहीं, अब अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल अगर होगा तो वो तो मैं नहीं चाहूंगी ना कि लोग भी मेरे ठीक है, अमर्यादित भाषा उन्होंने शुरू की ना। ठीक है सर, उनकी अमर्यादित भाषा को आप आपत्ति नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे दो और संघ को गालियां दे दो, भारत राष्ट्र को गालियां दे दो और उसके बाद जो है आप उनको गालियां देने की अनुमति दी? नहीं, किसी को कोई अनुमति नहीं है सर, किसी को अनुमति नहीं है। अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। आवाज क्यों नहीं बनती? आपने उनकी आवाज क्यों नहीं बनती? आपने उनकी आवाज क्यों नहीं बनती और मेरी आवाज क्यों बनती? आपने उनकी आप जो है इस तरह से सांप्रदायिक विरोध कर रही है क्या चैनल पे बैठ के कि मुसलमानों को गालियां देने का अधिकार है, भाजपा को उत्तर देने का अधिकार नहीं? नया तरीका है। अब वक्त जाया मत करिए, वापस मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, मैं वक्त जाया करूँ तो छोड़ के जाता हूँ आपका चैनल। मुद्दे पे बहस करते हैं ना सर, बात करते हैं मुद्दे पे। उनको गालियां देने का अधिकार देंगे आप? मैं दोनों से रिक्वेस्ट की है, जिसको चाहे करो। नहीं, उनको आपने उनकी आवाज नहीं बनती, आपने भाजपा की आवाज बंद की, आपने मौलाना की आवाज नहीं जनता बंद करेगी। आप जैसे बंद करा देंगे, जनता इलाज कर देगी। ठीक है, अब आप जैसे प्रवक्ता, अच्छा मुझे नीच कहना, इनको अधिकार दे दिया आपने। मैं इनको नीच नहीं, उनको यजीद की औलाद कहूँ गलत है? ये मुझे नीच कहेंगे, ये अच्छी बात है? गाली दी, ये नहीं क्यों बता रहे हो भाई? अपने माँ बाप को क्यों जनता से बुरा? जितने लोग तुम्हारे घर के संस्कारों को याद करेंगे कि तुम्हें ये शिक्षा दी गई है तुम्हारे घर से, ये सिखाया गया है, ये सिखाया है तुम्हारे घर परिवार से, तुम्हें यही तहजीब सिखाई गई है। यही सिखाया गया है तुम्हारे घर में। वरना मुझे तुम्हारा कह रहे हैं तो आप रोकते क्यों नहीं? ठीक है, चलिए सर। मौलाना आबिद, काउंटर अपना जल्दी से। मैं दो बातें कहूंगा यहाँ पे। एक तो निगम जी ने एक बात कही थी, मैंने उस पर पहले भी आधी बात कही थी, मेरी आधी बात रह गई, और आशुतोष मिश्रा जी ने भी कही थी। लेकिन मैं उससे पहले के उन बातों का जवाब दूं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं और पूरी देश की जनता के सामने मैं यह सवाल छोड़ना चाहता हूं कि जब इस देश के मतवाले, इस देश के जियाले, इस देश के असली और ओरिजिनल राष्ट्रभक्त लोग जो इस
भारत माता की असली संतान, वफादार संतान, सपूत जिन्हें कहा जाए, वो अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश की जंगे आजादी को लड़ रहे थे और खुशी खुशी। तो ये लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उनके लिए जासूसी का काम कर रहे थे और उनसे माफिया मांग रहे थे उस वक्त का थे। और आज ये क्या कर रहे हैं कि साहब हम राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का नारा लगाएंगे और उसी भारत माता की संतानों को मरवाएंगे, उसी भारत माता की संतानों को मरवाएंगे और देशभक्ति का नारा लगाएंगे। ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? बस इसका जवाब चाहिए और ये जवाब सिर्फ जी मुझे बताइए श्री, ये जवाब इस देश की जनता चाहती है, 125 करोड़ जनता इस सवाल का जवाब। वो आप धीरे भी बोलेंगे ना सर, तब भी सुन लेंगे हम। ठीक है सर। देश रतन जी मुझे ये बताइए, बच्चों को देशभक्ति सिखाने का क्या अब यही तरीका बचा है? ये एक नया तरीका है क्या बच्चों को देशभक्ति सिखाने का? देश रतन जी देखिए, देशभक्ति ये जो आचरण और संस्कार बचपन से ही आते हैं और ये भी एक तरीका है और इसके अलावा भी और तरीके हैं, तो इसलिए इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंपराएं धीमे धीमे पड़ती हैं और बच्चों में अगर यंग एज में पड़ जाएं तो बहुत ही अच्छा है। और आगे देखिएगा, इस तरह की अगर परंपरा पड़ती तो आपको अगली जनरेशन में फर्क साफ नजर आने लगेगा। और दूसरा जो कह रहे हैं वंदे मातरम, वंदे बोलने नहीं दे रहे हैं आप किसी को। एक सेकंड सर, तो इसमें टकराव। देश रतन जी अपनी बात पूरी करें। आपत्ति क्यों है कि देखिए, इसमें अगर वंदे मातरम नए तरीके से लाना है तो पुराने तरीके को रोकने की उसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसको चलते चलते भी नए तरीके से लाया जा सकता था। और ये जो रोकने की बात है, यहाँ राजनीति आ जाती है, कम्युनल बनाने की कोशिश हो जाती है और डिवाइड एंड रूल। ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ये ऑल इंडिया संदेश दिया जा रहा है, अखिल भारतीय संदेश दिया जा रहा है कि हम ये करेंगे। और आते ही आपने अपने रंग अगर इस तरह दिखाएंगे तो मेरे ख्याल से 219 में साफ पता लग जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन राजनीति बंद कर दीजिए इन विषयों पे, देशभक्ति के ऊपर, वंदे मातरम पे, जय हिंद जय भारत पे राजनीति बंद करिए। और भी मुद्दे हैं, आप आइए ना मैदान। मौलाना आबिद और सबसे पहले मौलाना आबिद, आप क्यों इतना, आप हर बात में अगर इंटरफेयर करेंगे तो बाकी लोग बोल नहीं पाएंगे। आप मौलाना आबिद एक बात बताइए, आप हर बात में काउंटर करेंगे और देखिए कैसे बोलेंगे? कांग्रेस नहीं, ये गलत है। आप एक मर्यादा होती है हर डिबेट की, मैं मौका दूंगी, आप बोलिए, लेकिन अगर बीच में आप बार बार बोलेंगे तो सर ऐसे बहस नहीं होती। माफ करिएगा सर, नहीं सर, बस ठीक है। अनुराग भदौरिया, देखिए कांग्रेस अनुराग भदौरिया, कांग्रेस 1947 के पहले एक मूवमेंट था और बाद में पार्टी बना है। 1947 के पहले जो जवाब देने के लिए आए सर, उसमें सबने काउंटर का वक्त आएगा तो काउंटर करिए। अनुराग भदौरिया, ठीक है सर, आऊंगी देशरतन जी आपके पास। अनुराग भदौरिया, बच्चों को अगर एक नई चीज सिखाई जा रही है, वो देशभक्ति की भावना ही हो चाहे, तो फिर मुझे लगता है उसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि बचपन से ही जब बच्चों को कुछ सिखाया जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो फिर इस पर भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए अगर वो जय हिंद और जय भारत बोलते हैं ये सर की जगह। मुझे बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता अगर उस सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलें या जय हिंद बोलें, जय भारत बोलें, नमस्कार बोलें, सत श्री अकाल बोलें या राम राम बोलें, जय राम जी की बोल दें, श्रीमान जी बोल दें। इतने सारे शब्द हैं, आप किसी शब्द का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सब चीजें हमारे संस्कारों में हैं और संस्कारों में रहती हैं, लेकिन उसको मुद्दा बनाने की आवश्यकता क्या है बीजेपी को, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। राष्ट्रभक्ति के लिए किसी को मुद्दा बनाना कि हम राम राम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय श्री अकाल करते हैं, इस सब चीजों को लिए इतना हाईलाइट करना, इसके मतलब साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का अंदर से वो इनसिक्योर हो चुकी है। वो किसी तरह से, किसी भी तरह से वो सत्ता पाना चाहती है इन सब चीजों के माध्यम से। देखिए, ये माध्यम आप यूज करना चाहिए, आपको माध्यम अगर सत्ता पाने का माध्यम आपको चाहिए तो आप महंगाई की बात कर लो, सत्ता आपको मिल जाएगी। मैं मानती हूं, आप बेरोजगारी की बात करो, सत्ता मिल जाएगी। महिलाओं पर अत्याचार कम करने की बात करो, सत्ता मिलेगी आपको। लेकिन एमपी में सरकार आई, उसके बाद बहुत अच्छा काम आपने किया कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन नए साल के दिन ही आपने ये चीज वहां पर ले जाकर लागू कर दी कि भाई जो बीजेपी ने किया था वो हम नहीं करेंगे। वो परंपरा अगर उन्होंने शुरू करी थी, भले ही 2005 में की हो, सबसे पहले उसको बदल दीजिए। मतलब ये क्या तरीका हुआ सर? वो उनकी विचारधारा थी, आप अपनी विचारधारा के तहत काम करिए ना सर। ठीक है ना, मैं कह तो रहा हूं, मैं आपसे पहले ही बोल दिया कि देखो, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय भक्त दिखाने की जरूरत है।
क्योंकि उनके पास राष्ट्रभक्ति है नहीं। एक आध आरएसएस नाम बता दे जिसने हमारे स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लिया हो। अभी तो आप कह रहे थे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, हर किसी के अंदर होती है। ने बोला था नहीं मैं तो नहीं बता देना, राष्ट्रभक्त दिखा रही है ना, उनको दिखावा करना है, हमें कोई दिखावा थोड़ी करना, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं। वीर सावरकर का नाम पता होना चाहिए, सेलुलर जेल में बंद थे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग मत लो, ये क्षणिक उत्सव बता रहे थे। आपने क्षणिक उत्सव बताया था, स्वाधीनता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, गोलवलकर जी ने क्षणिक उत्सव बताया था। क्या शहीद भगत सिंह जो सूली पे चढ़ गए थे क्षणिक उत्सव था क्या? वो क्षणिक उत्सव बताएंगे आप उनको? आप संविधान का अपमान करेंगे, तिरंगे का अपमान करेंगे, नागपुर का संविधान चलाएंगे देश के अंदर में। ये देश संविधान से चलेगा जो भारतवर्ष में जो बाबा साहब ने बनाया संविधान, उस संविधान पे चलेगा। आपने हमेशा संविधान का विरोध किया, और आप क्या कहते थे? आप 1941 में बोलते थे कि जितने नहीं क्या बोलते थे, बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हैं, सेना में भर्ती हो जाओ और हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया, हम गलत बोलते ही नहीं कभी। से भटक गए। आप डिबेट के बाद हमें मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको बता रहे हैं, मैं आपको इंसिडेंट आंदोलन में हिस्सा लिया था। अरे आपको हजारों नाम मिलेंगे, हजारों शहीदों के नाम मिलेंगे। शहीद भगत सिंह ने क्या लिखा था? आपको याद है? बहुत शहीद नहीं, शहीद भगत सिंह को जब पकड़ा गया था मेरठ में जब झंडा उड़ रहा था, जब मेरठ में झंडा चल रहा था, ऊपर मर मिटने वाले ये भी बोला था, नागपुर में गोलियां चलाई गई, वर्धा में गोलियां चलाई गई, तब देश की उन्नति और फॉरेस्ट सत्याग्रह में पार्ट लिया गया। सिंह को पढ़ लीजिए, आपको कुछ नहीं मालूम है। आपकी अज्ञानता पे मुझे दुख है, आपकी अज्ञानता पे मुझे बहुत दुख है, आपकी अज्ञानता पे मुझे बहुत दुख है, आपकी अज्ञानता पे मुझे बहुत ज्यादा दुख है। इतिहास सबको पता है, आपको यहाँ बैठकर बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी। उन्होंने धर्म आप इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। जाति धर्म की बात शुरू कर दी आपने देश के अंदर में। आप शहीद भगत सिंह की बात नहीं मानते, आप सुखदेव राजगुरु की बात नहीं मानते, इशफाक उल्लाह की बात नहीं मानते। अरे आपको बता दें कि कांग्रेस मेरी मौत पे कभी भी जाति धर्म की बात मत करना। भारतवर्षों हम बताइए, सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या बस यही मतलब रह गया इस बात का कि आप आइए परंपराओं को बदलिए, इस तरह की चीजें करिए और इसी के साथ सबका विकास होगा, और खासतौर से इलेक्शन के टाइम पर करिए? नहीं, सबका साथ सबका विकास, जय हिंद करने से किसी का विकास रुक गया, जय भारत करने से किसी का विकास रुक गया, और वंदे मातरम का गायन बंद कर देने से किसानों की सारी समस्याएं हल हो गई, सबको रोजगार मिल गया, सबके माँ को दूध मिलने लगा। ये सब नहीं हुआ ना। लेकिन सर मुद्दे भटक जाते हैं ना, मैं ये कह रही हूँ, देखिए किसी को किसी से दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन ये मुद्दे भटक जाते हैं। मुद्दा कैसे भटक जाएगा? हाँ, जय हिंद कहने से कैसे मुद्दा भटक जाएगा, मुझे बताइए ना। नहीं, आप मुझे ये जय हिंद कहने से कैसे, जय भारत कहने से कैसे मुद्दा भटक जाएगा? और इस पर जो है फिर देश में डिबेटें होंगी तो मुद्दा तो भटक गया अपने आप। नहीं, देखिए फिर बहुत मुझे आपत्ति है, देखिए शरीर आपके बहस में मुझे बहुत आपत्ति है। आपने मेरा 3 बार आवाज बंद किया और लगातार मौलाना यहाँ मेरे बीच में बोले जा रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सिर्फ इसको जय हिंद बोले तो विपक्ष को आपत्ति क्या है? चाहे पाकिस्तान है कि आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे सवाल कर रहा आप तीनों चारों लोग बैठ के आपके जीनी के चलन में बैठ के गालियां बटे, देश को गाली दे, और आप मेरी आवाज बंद कर देती है। जीनी की आवाज बंद नहीं है, आपको धोखा हो रहा है। क्या हुआ जीनी की आवाज बंद? तरीका है 3 बार मेरी आवाज बंद हुई, 3 बार, और बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने इस देश में देशद्रोह को बढ़ावा देने वाले आदमी की आवाज को चढ़ाया और मेरी आवाज को बंद किया। ये बहुत दुखद और आप लोगों ने आज की इस बहस में इस पूरे मुद्दे को ही मोल्ड करके रख दिया। आपने किस दिशा में इस बहस को घुमा दिया? आप इस पर उछालिए, आप उस पर उछालिए। नहीं आबिद जी, नहीं मौलाना आबिद, नहीं, माफ करिए, मुझे इस बहस को यही खत्म करना पड़ेगा, मेरे पास वक्त और नहीं है, माफ कीजिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस बहस में शामिल होने के लिए।